ओके। हाँ तो मैं क्या है तुम्हारा आज क्या बैच है ये साई कौन से पेपर में 2015 वाले में? यस सर। कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सो थर्ड का बी नंबर, लेकिन क्वेश्चन क्यूएमबी पार्ट है थर्ड का बी। तो क्वेश्चन मैं कैसे उठाऊं? या तो मुझे वहाँ से डाउनलोड क्वेश्चन भेजो, एक बार ग्रुप में भेजो या आप मुझे भेजो। एक बार यस। एक बार फॉरवर्ड करो, भेजा होगा तुमने लेकिन फॉरवर्ड करो एक बार, बहुत सारे चैट आते हैं ना, खो जाता है उसमें। तुम लोग एक काम करना ना, अब क्लास जो, क्योंकि कुछ ही बच्चों के डाउट्स हैं तो प्रॉपर मैं ये टाइम इंगेज कर रखा हूँ खालदी में, है ना, 6:30 to 8 वाला, जो कि मुझे लेट ही हो जाता है। तो इसके बजाय ये बैच में आईएसआई का जो बैच है, क्योंकि डाउट तो कुछ ही बच्चों का है या सीएमआई का है, तो मुझे लग रहा है इससे बेटर ये तुम 11 से 12 में ही डाउट क्लास ज्वाइन करो, ये रहेगा, क्योंकि वहाँ भी कम ही सही बच्चा है। आता है ना, ये है। सर आईएएस सही बात है, तो एक पेज और ले लो फिर एग्जाम ही है सर, अच्छा। एक क्लास हो। हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ 11 से 12 डेली डाउट क्लास होती है ना, तो वो तो कभी भी ज्वाइन कर लो तुम रात को के किसी भी दिन। चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेन ये है कि बच्चा ज्वाइन नहीं करता ना, क्योंकि या तो बच्चे ने तैयारी कर लिया है या ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं, तो कुछ ही बच्चों के डाउट्स हैं, तो वो इसमें फिर नया बैच स्टार्ट कर लूँगा ना। मेरा CSIR बैच अभी स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसमें मैं CSIR का बैच कंटिन्यू कर लूँगा कल से। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ये वाला बंद करके मैं कल से ये बैच स्टार्ट कर दूँ, और तुम लोगों का ये जो डाउट जो इसमें है जिन लोगों का, तो वो इसमें पूछेंगे 11 से 12 में, ये है। बाकी डाउट होगा सैटरडे संडे तो मैं बोला हूँ दिन भर फ्री रहता हूँ, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तुम हाँ भेज दिया पेपर ना? हाँ तो आपने जो पेपर भेजे हैं इसमें सर नीचे है सर पेज के सो ऊपर। ये 2015 का QMB है ना? QM दोनों इसी में है ना? अच्छा दोनों है, ओके। तो फिर से बोलो क्वेश्चन नंबर क्या था? थर्ड का ए। थर्ड का A, ये सपोज इंटीजर्स आर फॉर्म्ड, ये वाला? यस सर। ओके। सो सपोज इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग वन और मोर डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्या क्या है ये? 2 2 3 3 4 5 5 6 7, अच्छा। For example 355 is a possible choice but 44 is not. Find the number of distinct integers that can be formed in which digits are non decreasing. So non decreasing मतलब क्या? Increasing, यही ना? यस। Increasing या equal भी हो सकते हैं. Digits are strictly increasing. मतलब स्ट्रिक्टली इसी को यूज करना है तुम्हें, इसके एक्स्ट्रा डिजिट्स यूज नहीं करने। 2 अगर है तो 2 या तो 1 टाइम यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 2 टाइम यूज कर सकते हो। 2 को 3 टाइम यूज नहीं कर सकते, मतलब 222 जैसा नहीं बना सकते हम, ये मतलब है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच इंटीजर्स आर डिजिट्स आर नॉन डिक्रीजिंग। सो कितने इंटीजर बना सकते हो तुम? तो वो तो बताया था ना, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कंस्ट्रक्ट करो, 1 डिजिट के कितने बना सकते हो तुम? बताओ सिंगल डिजिट के कितने इंटीजर बना सकते हैं इसको यूज करके हम? 6। सो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए। 2 डिजिट्स के कितने बना सकते हो? नॉन डिक्रीजिंग है ना, तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब रिपीट कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ 5 5 है तो 5 5 यूज किया जा सकता है। 2 डिजिट से कितने बना सकते हो तुम?
तो ऐसे बनाओ। 2 डिजिट में क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग है तो इक्वलिटी भी अलाउड है। सो जैसे मैं अगर ऐसे सोचता हूँ, अब यहाँ तुम्हें ध्यान रखना होगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे 2 के साथ मैंने यहाँ अगर 2 फिक्स कर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो कितने बन जाएंगे? 6 और 1। तो इसके बाद तुम 2 के बाद यहाँ पे 2 रख सकते हो, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। तो नॉन डिक्रीजिंग ना, 1 2 3 4 5 6 6 चॉइसेस यहाँ ही बनेंगे इसके लिए। नॉन डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहा हूँ, पहला पार्ट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में है कि सर मतलब, हाँ बोलो। मैंने इसका एक मेथड देखा था सर। हाँ सर जितने नंबर है, जैसे 2 कितने टाइम्स आ सकता है? 2 टाइम्स आ सकता है। हाँ 3 टाइम या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार या 2 बार। हाँ 3 1 2 या 0, हाँ और 1 या 0 और 1 टाइम्स आ सकता है। हाँ ऐसे करके मल्टीप्लाई किया, हाँ तो उससे आ ओ, रहा है। पर सर ये जो आएगा मल्टीप्लाई, वो हमेशा नॉन डिक्रीजिंग ही क्यों होते हैं? ये सवाल। नहीं तो ये ऐसा बनाया है ना, ये बोलना चाह रहा है कि, एक मिनट, पूछा क्या है? सब बोज इंटीजर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग वन और मोर डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग, 355 आर पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि 2 की पावर, जैसे यहाँ 2 2 बार है, सो वी कैन यूज इट आइदर 0 टाइम, उस अप्रोच में 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, यही ना, ये हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी है 0 1 2, यहाँ भी इसकी 0 या 1, इसकी 0 1 2, और इसकी 0 1 और इसकी 0 1। तो तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है, सो 3, ऐसा। यस सर 3। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है इंटू 3, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है इंटू 2, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितने नंबर होगा टोटल? अच्छा तो ये कोई थ्योरम होगा या कोई ट्रिक होगा जिसको हमें यूज कर सकते हैं, हम देखते हैं क्या है ये। तो इस तरह से आएगा, तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, इधर भी, हाँ 208। हाँ ठीक है, 208 तो ओके है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ उससे बना तो सकते हैं, पर थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस, हाँ वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो दूसरा अप्रोच ये है कि यहाँ पे या तो तुम 0 बार यूज़ करो, या 1 टाइम या 2 टाइम, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसमें बस यही डाउट था, ये मेथड तो सही है, मैंने 3 से 4 नंबर लेके भी ट्राई करके देखा है, हाँ पर ये नॉन डिक्रीजिंग क्यों शो कर रहा है? हाँ एक्चुअली होगा क्या कि जैसे तुम बनाओगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, तो उसको रीऑर्डर कर सकते हैं ना, तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन यूज कर रहा होगा। जैसे सर ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो है कॉम्बिनेटोरिक, उसका डायरेक्ट डेफिनेशन का ही मतलब एप्लीकेशन है ये तो। बताइए कैसे? तो वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि अगर जैसे 2 काम करने हैं एंड one can be done in n1 ways and the other can be done in n2 ways. Yes. तो n1 into n2 होता है रिजल्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ ये तो फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया उसका। मतलब ये तो आप जो बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग है कि आपको, तो यहाँ पे तो ये जो बना रहे हैं आप, जैसे हम कितने डिजिट के नंबर बना रहे हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लेसेस मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि जैसे मुझे यूज करना है, तो इन्होंने ऐसा किया एक्चुअली, पता है क्या, फिक्स कर दिया पोजीशन। तुम जो पूछ रहे हो उसकी वजह ये है कि ये 0 की ये 2 की पोजीशन है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब यहाँ 2 की बात कर रहा हूँ। तो या तो तुम 2 रखोगे या नहीं रखोगे। मान लो तुमने डिसाइड किया कि 2 हम 0 टाइम लेते हैं, है ना, सो यहाँ हम 2 अगर 0 टाइम लेते हैं, मतलब 2 नहीं यूज करते हैं, तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा फिर? 5 डिजिट की, है ना। और अगर 2 को मान लो तुम रिपीट करोगे तो उसके हिसाब से डिजिट बढ़ जाएगी, फिर 2 बार यूज करोगे 2 2 रख दो,
यहाँ पे तो मतलब यहाँ ये कहना चाहिए 2 मत रखो, या 2 एक बार रखो तो सिर्फ 2 रहेगा, 2 2 बार रख सकते हो 22 रहेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा क्योंकि इन्होंने पोजीशन फिक्स कर दिया। मतलब ये बॉक्स जो है 2 के लिए तुम बात कर रहे हो, इसमें इस बॉक्स में 3 के लिए बात कर रहे हो, इस बॉक्स में 4 के लिए, इस बॉक्स में 5 के लिए, इस बॉक्स में 6 के लिए और इस बॉक्स में 7 के लिए। तो क्या लगता है जो नंबर बनाओगे ऑब्वियसली वो क्या होगा? यहाँ तुम 2 यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो ये किस ऑर्डर में होगी डिजिट्स इसकी? नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगी जब आप यहाँ पे 2 चॉइस नहीं चूज करोगे। हाँ यस, अभी नॉन डिक्रीजिंग एक्चुअली है ना, यहाँ अभी नॉन डिक्रीजिंग है आपका। और अगर आप जैसे यहाँ क्योंकि 22 भी मैं यूज कर सकता हूँ, एग्जाम्पल के लिए एक नंबर बना देता हूँ, 2 2 हो गया। यहाँ आप 3 3 यूज कर सकते हैं, तो मैंने 3 को 2 टाइम यूज किया। यहाँ मैं 4 यूज कर सकता हूँ, यहाँ मैं 5 5 यूज कर सकता हूँ, यहाँ मैं 6 यूज कर सकता हूँ, यहाँ मैं 7। तो ये एक नंबर बनाया मैंने। तो ऐसे ही तो मैंने यहाँ डिसाइड किया। हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक 7 दिया एक 2 दिया, तो 72 बने या 27 बनना एक है, तो हम इसको नॉन डिक्रीजिंग नहीं, तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, ये तो 72 बने या 27 बने, तुम्हारा क्या लॉजिक है? हाँ बनेगा तो एक ही बार, 7 एक ही बार आएगा, 2 एक ही बार, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो वो 27 मान लेंगे तो वो नॉन डिक्रीजिंग हो गया। क्योंकि हम इसका परमुटेशन नहीं ले रहे ना। तुम एक चीज नोटिस करो, हम इसका परमुटेशन नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, हमने पोजीशन फिक्स कर दिया कि पहले सोच रहे हैं 2 की क्या कितनी बार लेना चाहते हो, 0 टाइम 1 टाइम या 2 टाइम, ये तुम डिसाइड कर लो। फिर इस तरह हम इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने फिक्स कर रखा है एक्चुअली। यहाँ पे अगर ऑर्डर को मैं चेंज कर पाऊँ तो परमुटेशन हो जाएगी वो। तो जो तुम्हारे वही बात है 27 और 72 में एक ही मुझे लेना है, तो इसलिए ये ओके है। हाँ दिस इज फाइन। मतलब जैसे पोजीशन फॉर 2, पोजीशन फॉर 3, पोजीशन फॉर 4, अगर तुमने डिसाइड किया 4 0 टाइम लेना है, एग्जाम्पल के लिए तुमने डिसाइड किया 4 मुझे नहीं लेना है, तब भी ये उस ऑर्डर में रहेगी ना, क्योंकि 3 के बाद 5 आ जाएगी फिर इस तरह से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। ठीक है, तुम अपने तरीके से सोच सकते हो। सो ये एक नया मेथड, मतलब ये भी ठीक है। मतलब इन्होंने ऐसे सोचा कि ठीक है हम क्या करते हैं, हमने पोजीशन फिक्स कर दिया इस तरह से, और लेंदी होगा। मैं A1 डिजिट 2 डिजिट सोच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मान लो तुमने ऐसा किया कि तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तुमने डिसाइड किया 2 0 टाइम लोगे, 3 0 टाइम लोगे, मान लो 4 0 टाइम लोगे, 5 0 टाइम लोगे, 6 1 टाइम, 7 1 टाइम, तो उस केस में तुम्हारे पास 2 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो डिपेंड करता है तुम कितने डिजिट है ना। तो ठीक है, ये भी मेथड अच्छा है, इससे टाइम कम लगेगा, दिस इज फाइन है ना। देयर आर 3 चॉइसेस। अच्छा ये तो हो गया नॉन डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? ये नॉन डिक्रीजिंग के लिए आंसर है ना, दिस आंसर इज फॉर नॉन डिक्रीजिंग। व्हाट इज आंसर फॉर इंक्रीजिंग? डिजिट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ उसमें तो फिर रेपिटेशन वाला चीज काउंट नहीं करेंगे। यस करेक्ट करेक्ट। तो ये आपका आ जाएगा। हाँ तो यहाँ 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, यहाँ पे आपके पास हाँ 2 चॉइसेस है, यहाँ भी 2 चॉइसेस हैं, इस तरह से ना 1 2 3 4 5 6, एक और छठा है ना, 2 चॉइसेस हैं। मतलब ये जो हमने यहाँ 2 सेकेंड लिया ना कि 2 को 2 बार यूज कर लेते हैं, 3 को 2 बार यूज कर सकते हैं, तो अब नहीं कर पाएंगे। तो ये आंसर आ जाना चाहिए, देख लो। तो इससे आ जाएगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिजिट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसका ये आंसर होगा। ये भी ठीक है क्योंकि ये कम टाइम लग रहा है इस मेथड से, तो अच्छा है। हाँ ये है कि तुम नए पहले वाले में मतलब नॉन डिक्रीजिंग वाला जो है उसमें हम लोग मतलब जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनको पहले डिस्टिंक्टली सजा लेंगे और उसके बाद जिनका रेपिटेशन है वैसे करके फिर डिवाइड कर लेंगे, मतलब 2 फैक्टोरियल या ठीक है। कितने रेपिटेशंस है हाँ 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 ऐसे करके भी सोच सकते हैं फिर। मतलब जैसे 2 2 दिया हुआ है, मैंने 2 2 कंसीडर नहीं करती, मैंने सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स यूज कर दिए पहले, हाँ और जिनके रेपिटेशंस है उनको मैंने फिर डिवाइड कर दिया ताकि ओवर काउंटिंग ना हो। तो उसमें तो ऑर्डर आ जाएगा। तो वो जो आप लोग परमुटेशन हो गया एक्चुअली, तो वहाँ आप क्या करें एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 3 और 3 2 को आप अलग अलग काउंट कर रहे हैं। जैसे आप उस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कल एग्जाम्पल रहता है स्कूल वाला, कि स्कूल है तो इसके जितने भी लेटर्स हैं, तो हाउ मेनी लेटर्स वी कैन मेक फ्रॉम द सॉरी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। तो ऐसे करते हैं ना इसमें हम 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
लेकिन इससे पता है क्या हो रहा है, ये परम्यूटेशन है, तो इसमें तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप कर रहे हैं उसमें ऑर्डर, ये फिर इंक्रीजिंग वाले में यूज हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग में नहीं आएगा। हाँ उसमें क्यों, कुछ वो डबल वाले फिर छूट जाएंगे। हाँ यहाँ डबल वाले छोड़ने ही पड़ेंगे हमें। जी सर वो समझ। हाँ मतलब हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि हमें ये कितने नंबर बना रहे हैं वो तो ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि डिजिट मस्ट बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नॉन डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये इस तरह ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ जब यहाँ करते हैं तो यहाँ जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ये चीज़ है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये टोटल परमुटेशन का ये फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला फॉर द टोटल परमुटेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिजिट इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में है, उस तरह से। ठीक है, हाँ। तो ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग यूज किया यहाँ पे सिंपली कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के हिसाब से इन्होंने बना दिए, तो इतने नंबर बनेंगे। तो ये इजियर वे है देन, है ना, जो मैं कर रहा था उससे लेंदी होता। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सो ये 3A था, है ना, ये ISI MS QMS वाले पेपर का 2015 वाले का 3rd A। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? 5वां क्वेश्चन, 5वां ये 2 फंक्शंस वाला ना। ओके, सो एक्चुअली ये सब डाउट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं मुझसे। ये अभी कुछ दिन पहले ये श्रेया ज्वाइन की थी, श्रेया शर्मा, ये ना सब लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करते हैं ना। तो ये अब देखो क्वेश्चन ये है, 2 फंक्शन f and g आर डिफाइंड एज फॉलोज फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स fx बराबर e⁻⁻x। सो जो fx है वो e⁻⁻x है, एंड g पीसवाइज लीनियर फंक्शन है डिफाइंड बाय कनेक्टिंग दिस पॉइंट्स। तो e⁻⁻x का ग्राफ क्या होगा? सो ये e⁻x का ग्राफ है, -x का तो ये ग्राफ है ना। तो यहां से मान लो ये जा रहा होगा, ये ग्राफ है e⁻⁻x का। और ध्यान रखो डोमेन इसने 0 से दे रखा है, तो 0 से इन्फिनिटी पे जाके ये कहीं ना कहीं इसके क्लोज हो जाएगी। अब ये पीस वाइज लीनियर में तुम कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरह से लाइंस बना रहे हो, समझना ही चाहते हैं, ठीक है ना। सो जैसे ही मान लो ये मैं बोल देता हूँ ये 1 है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,f0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,f1। आगे मान लो यहाँ 2 है फॉर एग्जांपल, सो ये 2 है, तो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,f2, ये है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। सो अब क्या होगा? एरिया निकालना है, इसके बीच का है ना, बीच वाला एरिया निकालना, राइट। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रीजन हुज बिटवीन कर्व f and g। सो तुम सोचो, अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछूं, हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया कैसे निकालोगे तुम? डबल इंटीग्रेशन। नहीं, डबल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी ये क्या है, ये जो भी बनाया हूं मैं फिर से बनाता हूं। देखो ये जो अपर रीजन है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, कर सकते हो, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। बड़े वाले रीजन से माइनस कर लेंगे छोटा वाला। करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट, बड़े वाले। अभी मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, इस ज्योमेट्रिक फिगर का नाम क्या है? रोम्बस, रोम्बस या ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम ना, हाँ। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में तो आई थिंक चारों साइड, हाँ इक्वल होते हैं ना, रोम्बस नहीं, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम। अब देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये तो मैंने अभी 0,1 पे बात कर रहा हूँ, आर्बिट्री पॉइंट तुम मान सकते हो कि ये अभी k है। अच्छा चलो मैं अभी इसका एरिया बताता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम? इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना है? याद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला? हाँ ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पैरेलल साइड ये तुम्हारा f0 है और ये f1 है। सो f0 प्लस f1 इंटू हाइट कितना है यहाँ पे? ये हाइट है एक्चुअली, कितना है हाइट यहाँ पे? 1 लिया मैंने, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। अब तुम्हें बात करना है एरिया ऑफ, मुझे ये एरिया निकालना है, ये जो मैं कह रहा हूं ना रेड वाला कर्व बनाया है, इसके नीचे का एरिया। ये ब्लैक वाले का तो निकालना ही था मुझे। अभी मैं बात कर रहा हूं
ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें इस रेड वाले पोर्शन के एरिया का। सो ये जो रेड वाला कलर है, ये जो रेड मैं बता रहा हूँ, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा ये पूछ रहा हूँ। ये रेड कलर का एरिया कैसे निकलेगा? ये तो कर्व था ना, e की पावर माइनस एक्स ना, तो एरिया अंडर अ कर्व कैसे निकालते हैं हम लोग? माइनस क्या हो जाएगा? यस, इंटीग्रेशन यहाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यूज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 to 1, ये आ जाएगा ना। अब जरा समझो, ये मैंने सिर्फ 0-1 के इंटरवल के बीच की तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, इसी को मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूं। सो टोटल जो तुम जानना चाह रहे हो वो है समेशन 1/2 एफ ऑफ के प्लस एफ ऑफ के प्लस 1 इंटू 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं इन जनरल मान लो एग्जाम्पल के लिए ये k है और ये k प्लस 1 है पॉइंट, जो इसे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, अगर क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा होगा तो ये है, ये एरिया आ जाएगा किसी भी एक रैंडम ट्रेपीजियम का, या बोलते हैं आर्बिट्री ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, जो मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसा है मान लो, तो ये पॉइंट k है, ये k प्लस 1 है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया ये होगा एक्चुअली। अब जब ग्राफ तुमने e की पावर माइनस एक्स की बनाई थी, उसका एरिया क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन k से k प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये जो तुम निकालोगे ये तुम्हारा एक्चुअल आंसर होगा। अगर k को मैं 0 रखूंगा तो ये वाला बनेगा जो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा था। इसमें अगर k को हर जगह 0 रख दो, सो यू विल सी व्हाट इज दिस। k को मैं 1 रख दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, k को 2 रखूंगा अगला पार्ट आएगा, एंड सो ऑन। तो ये k 0 से इन्फिनिटी कर लो, ये निकाल लोगे। बस अब फंक्शन दे ही रखा है मुझे e की पावर माइनस, तो उससे आ जाएगा। अब सीरीज का सम निकालना पड़ेगा एंड में, तो हो जाएगा। नहीं, उसमें प्रॉब्लम होता ना, उसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड देन, है ना, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं दूसरा अप्रोच लगा रहा हूँ, आपने दूसरा अप्रोच बताया, तो दूसरा अप्रोच इजी था, तो ये प्रैक्टिस करके समझ आता है। अभी जैसे ये अप्रोच लगा रहा हूँ, डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो कर तो सकते हैं, बट फिर उससे इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी पहले, फिर उसके बाद अपर माइनस लोअर करना होगा, ये लेंदी होगा, उसको छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट। हाँ भेजो भेजो, जो है अगला भेजो। लास्ट है ना? और पेपर है उस वेबसाइट पे, देखो वेबसाइट पे दे रखा है। मेरे पास तो 15 तक ही है। 15 तक ही है, अच्छा। 16, 17, 18 होगा ना ये सब? नहीं, लास्ट है मतलब उसके नीचे 14 13 भी है क्या, वैसे पूछा। शायद नहीं है भाई विशाल, 13 14 का पेपर है वेबसाइट? 14 लास्ट है। 14 है, अच्छा भेज देना, ठीक है। तो इसमें क्या है 16 वाले पेपर में? सेकंड नंबर से सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये 2016 ISI MS QMS का है, ओके। तो कह रहा है गिवन अ फंक्शन g विच हैज डेरिवेटिव g डैश x, ठीक ना। तो एक फंक्शन g दिया है जिसका डेरिवेटिव g डैश x है फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग g डैश 0 इज 2, g डैश 0 इज 2 and g of x plus y is equal to
ई वाई इंटू जी एक्स प्लस ई एक्स इंटू जी वाई, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, ई वाई इंटू जी एक्स और ई एक्स इंटू जी वाई। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि शो करो जी डैश एक्स प्लस जी एक्स माइनस 2 की पावर ई एक्स, जीरो हो जाएगा। ओके सो ऐसा कोई फंक्शन ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ढूंढ सकते हो। वो मिला नहीं। मिला नहीं, अच्छा। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो क्या बनेगा ये, g ऑफ y इज इक्वल टू ई वाई इंटू जी जीरो प्लस जी ऑफ वाई, यही ना, ये हो जाएगा। जी एक्स निकालेंगे ऐसे ही हो जाएगा। ओके तो जी वाई तो कट गया, कट नहीं गया, देखो। तो जी वाई कट गया तो जी जीरो कितना आ गया यहाँ से, देखो, क्योंकि या तो ई वाई दो पॉसिबिलिटी है, इसका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है एक्चुअली, ई की पावर वाई इंटू दिस जीरो, ई की पावर वाई कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जी जीरो जीरो होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ गया कि जी जीरो जीरो है और जी डैश जीरो टू है ना। तो ये हमने निकाल लिया। ओके तो ऐसा फंक्शन जहाँ जी जीरो जीरो होगा, पहली बात तो ये है कि एक तो ये जीरो होगा और जी डैश जीरो तुम्हारा टू है। सो अगर यहाँ से मैं मान लो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करता इसको, क्वेश्चन में क्या है, डैश की तो बात कर रहा है। ओके सो व्हाट इफ वी डिफ्रेंशिएट इट, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, सो हमें प्रूव करना है कि जी डैश, अच्छा प्रूव करना है जी डैश एक्स प्लस जी एक्स माइनस टू ई एक्स इज ज़ीरो। ओके तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा तो एक काम करो इसमें क्या है, इसने कहा डी वाई डी एक्स प्लस वाई बराबर टू ई की पावर एक्स, उसका सोल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं हम। तो जो मैं पूछ रहा था फंक्शन कौन सा होगा, तो तुम यहाँ से बता सकते हो ये फंक्शन कौन सा होगा। देखो जैसे तुम्हें अगर सॉल्यूशन जानना हो ना, तो जैसे इसने बता ही रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस, मैं अभी जस्ट यहाँ जी एक्स को वाई रख रहा हूँ जस्ट, या टी रख दो फॉर एग्जांपल अगर वाई से प्रॉब्लम हो, तो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू टू ई की पावर एक्स है ना, तो यहाँ से टी निकाल सकते हैं। तो याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो उससे आ जाएगा ना क्या आएगा टी की वैल्यू। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, क्या होता था, ई की पावर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फॉर्मूला क्या था, हाँ वो तो समझ रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, ई की पावर एक्स तुम, इंटीग्रेशन px dx। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो ई की पावर एक्स आ जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, टी इंटू ई की पावर एक्स, टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, है ना। सो ये होता था y इंटू की पावर एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी हो जाएगा बाद में। तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, सो वंस यू सिंप्लीफाई इट, सो तुम्हें t मिल रहा है, t इंटू ई की पावर एक्स बराबर टू
ई की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा ना, ये 2 कट गया। तो यहाँ से आया t बराबर ई की पावर x प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। सो ये एक्चुअली सॉल्यूशन है जो मैं तुम्हें पूछ रहा था ना कि वो फंक्शन क्या होगा था। t को मैंने gx दिया हुआ है, सो दैट gx इज एक्चुअली ई की पावर x प्लस कांस्टेंट टाइम ई की पावर माइनस एक्स। और अगर तुम g जीरो रखो तो क्या होगा, हमने पहले बता दिया g जीरो जीरो है ना तुम्हारा, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। EX हो जाएगा। सो g जीरो रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस c बराबर जीरो, c बराबर -1 हो जाएगा ना। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो एक्चुअली तुमसे पूछ रहा था व्हाट इज द फंक्शन दैट विल सेटिस्फाई दिस, सो दिस इज द फंक्शन दैट विल सेटिस्फाई दिस, e की पावर x माइनस e की पावर -x। चेक करो अब, ये फंक्शन यहां रख के देखो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, Yes sir। अब क्या कर सकते हो तुम, तो मैं ढूंढ रहा था फंक्शन क्या हो तो बता ही दिया उसने ही। सो हम यहाँ से देख के सोच सकते हैं कि व्हाट इज दैट फंक्शन सेटिस्फाई दिस, सो दिस इज अ फंक्शन। तो तुम देखो जो काम मैंने पीछे किया वो तुम रफ में कर सकते हो, अगर एग्जाम में दिखाना हो प्रॉपर सॉल्यूशन तो रफ में कर सकते हो, या तरीके और भी हो सकते हैं। तो एक तरीका ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमें G-02 दे रखा है ना, तो यहाँ तुम ऐसा कर सकते हो, वी प्रोपोज सॉल्यूशन एज वाई एक्स बराबर मान लो a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस। अगर तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन लिखना है सब्जेक्टिव में तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल ही होगा, तो वी अज्यूम सॉल्यूशन इज a e की पावर x प्लस b e की पावर -x। ठीक है, अब यहाँ हमने दो कंडीशन निकाल रखे हैं, तो इन दोनों कंडीशन से क्या होगी, a b की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे फंक्शन ये निकल के आ जाएगा, और हम ये दिखा देंगे कि ये जो फंक्शन निकल के आया वो उस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हो गया प्रूफ। तो हम जब सॉल्यूशन प्रॉपर लिखेंगे तो इस वे में लिखेंगे कि वी अज्यूम द सॉल्यूशन इज लाइक दिस एंड ये सेटिस्फाई करना चाहिए, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी तो ए भी निकल के आ जाएगी, ए भी निकल के आ जाएगी तो ये बन जाएगी a1 b -1 आ जाएगा, एंड दिस सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS कर दो। तो एक तरीका ये है। एक से फोर्थ और था लास्ट। फोर्थ, उसका एक। yeah, a rectangle is inscribed in an acute angle triangle ABC with one side of rectangle along the base this one vertex AB another vertex AC, find the dimension of rectangle। तो ये सब तो क्लास 12th में बहुत सारे क्वेश्चन तुमने देखे हैं, तुम्हें मैं इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th के NCERT में तुम प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चैप्टर 6 है, उसमें एक्सरसाइज 6.5 है, उसमें देखो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम इस तरह के हैं। इधर ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, मैं इसका बस डायग्राम बनाना है, करना क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक है ये एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम है ये, है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। देखो मैं फिर भी हिंट दे देता हूँ, ये समझा देता हूँ। सो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जो इंस्क्राइब है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ABC, तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल विथ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल अलोंग द बेस BC। सो पहले मैं रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। तो रेक्टेंगल तुम कुछ इस तरह का बना लो, कुछ भी बना सकते हो ऐसे तो। रेक्टेंगल ठीक है ना, तो ये BC है। अभी कहना क्या चाह रहा है देख लो एक बार, फिर से देख लो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि a rectangle is inscribed in an acute angle triangle ABC with one side of rectangle along the base BC, one vertex in AB। रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द एक्यूट ट्रायंगल। तुम्हें क्या लगता है ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल है ना, और BC से पूरा दूरी होगा अलोंग BC। हाँ मतलब BC के आगे जाएगा। सो
ट्रायंगल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कैसे बनाओगे, सर बीसी बड़ा होगा। थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा ट्रायंगल का ना, यहाँ से मतलब BC इस पे है, कहना ये चाह रहा है कि जो BC है वो इसका पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल विथ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल अलोंग द BC, एक साइड जो है BC के अलोंग है और एक वर्टेक्स AB में है। सो एक वर्टेक्स AB में है, सो मतलब ऐसा समझो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, एक वर्टेक्स AB में, ऐसा नहीं बना सकता ना, एक वर्टेक्स AB में, ऐसा कह रहा ना। सो एंड वन वर्टेक्स AB, अदर वर्टेक्स इन AC, तो मान लो BCA, तो ये तो तुम्हारा एक साइड यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, तो रेक्टेंगल का नाम कुछ भी रख दो, PQRS, ये हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द मैक्सिमम एरिया। अब तुम्हें रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। और एक रेक्टेंगल है इंस्क्राइब इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो रेक्टेंगल के एरिया को क्या ले सकते हो तुम यहाँ पे, रेक्टेंगल के मान लो ये लेंथ L है और ये विड्थ B है, तो एरिया कितना हो गया, L इंटू B। अभी दो वेरिएबल है, तो हमारा यहाँ पर्पस ये होता है कि इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। अब तुम्हें इस फिगर को यूज करके तुम्हें L को या तो B के टर्म में लिखना होगा या B को L के टर्म में लिखना होगा। वो कैसे हेल्प करेगा, वो ट्रायंगल हेल्प करेगा उसके लिए। अब कैसे हेल्प करेगा बताओ, तो यहाँ से तुम्हें ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा कि ये L है, ये B है, ये L है, ये B है। अब ट्रायंगल को तुम कैसे इन्वॉल्व करोगे कि L को B के टर्म में तुम लिख पाओ, जैसे ये हाइट है ना। सो एरिया मैक्सिमाइज करो, इसका कैसे होगा, तो अब एरिया पर तो LB आ गया ना। अब तुम्हें कहीं ना कहीं LB को वो करना है। इसने कुछ ट्रायंगल के बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना कि ट्रायंगल क्या होगा, बस इतना बोला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब ईच एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, ये बोलना चाह रहा ना, ये है। तो अभी के लिए अगर मैं मान लूँ कि मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एग्जांपल के लिए, ऐसे तो कोई भी ट्रायंगल बोला है इसने, है ना। अभी मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा उस केस में, फिर आपने जो परपेंडिकुलर बनाया है वो बाइसेक्ट करना चाहिए वो हाँ। अगर मैं मान लेता हूँ एक केस स्टार्ट करो, लेट्स अज्यूम दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका लेंथ स्मॉल a है फॉर एग्जांपल, तो स्मॉल a इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, तो उससे कर लो LB में रिलेशन निकाल लो। हाँ वैसे भी आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिर ये पॉइंट तुम देख लो, इसका दिस इस तरह सोच सकते हो तुम। बस तुम्हें एक एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप। देखो समहाउ इस चैप्टर में पर्पस ये होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 11-12 के तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे, 11-12 का ही क्वेश्चन है ये। तो समहाउ यहाँ पर्पस होता है कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको तुम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, चेंज इट इनटू वन वेरिएबल, ठीक है। जैम वाले क्लास जो है नहीं, अभी दूसरे लिंक पे होगी, मैं ग्रुप में भेजूंगा, जो जैम वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एरिया है, इसको तुम समहाउ एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, इसको एक बार ट्राई करो हाउ कैन यू कन्वर्ट। तो उसके लिए अभी मान लो किसने कहा ना ट्रायंगल, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, सबके 60 डिग्री एंगल है। अब उसके लिए तुम काम करो, क्या कर सकते हो ये है। सो हाउ कैन यू रिलेशन, तुम्हें जस्ट L और B में एक रिलेशन, हाँ नहीं भी होगा तो फिर कुछ
हाँ वो कर सकते हो, फिर उसके बाद हाँ वो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो। तो समहाउ यू हैव टू ट्राई दिस, ये ट्राई करना पड़ेगा। नहीं तो कैलकुलस लगाने हैं तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, ए डैश मान लो ये फंक्शन है फॉर एग्जांपल एल में कन्वर्ट कर दिया, सो ये जी ऑफ एल आ गया एल के टर्म में कुछ, फिर वही जी डैश एल निकालो, 0 पुट करो, एल की वैल्यू आएगी तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी, देन होगा। ट्राई करो, नहीं तो 11 से 12 ज्वाइन करो आज डाउट क्लास, ठीक है ना। तो अभी 11 से 12 जो रात की क्लास है आज, तो उसमें तुम आगे डाउट पूछो आगे ना। सो ये ज्वाइन करो तुम लोग, अभी सॉल्व करो इसको, नहीं तो रात को मैं ट्राई करता हूँ, है ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसको ट्राई करो, जो बाकी डाउट्स रह गए, तो तुम लोगों ने जो अभी ISI वाले बच्चे हैं, क्या तुमने 2014 से लेके 2023 तक का एग्जाम हुआ है ना, ये सारे कर लिए भाई तुमने, स्पेशली जो कौन सा बच्चा कर रहा है, विशाल और आप यामिनी, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया क्या? सो कंप्लीट करो भाई, कितना टाइम लगता है, मतलब तुम अपनी तरफ से ट्राई करो ना, फिर जो रह जाता है उसको टिक करके रख लो, जैसे अभी पूछ रहे हो वैसे ही तुम डाउट क्लास रिलीज चल रही है उसमें पूछो, या अलग से डाउट क्लास रखवाना है तो वो भी रख सकते हैं हम तुम लोगों के लिए, बट तुम्हें बताना पड़ेगा, तो वो भी हम अलग से डाउट क्लास रख सकते हैं तुम्हारे लिए, है ना। सो ये इसको कंप्लीट करो, ये जो भी ISI के पेपर है उसको कंप्लीट करो, और जो डाउट रह जाता है वो पूछो, एक बार पहले खुद से कंप्लीट करो, एक बार 2 बार 3 4 5 बार सॉल्व कर लो, तो उससे क्या होगा, डाउट फिल्टर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन है जो तुमसे एक बार भी नहीं हो रहा, तो वैसे फिल्टर हो जाएगा। तो जो जितने PYQs हैं 4-5 बार सॉल्व करो उसको, एंड देन जो डाउट फिल्टर होके आ रहे हो मेरे साथ डिस्कस करो, बट पहले तुम खुद सॉल्व करो। ये जो भी एग्जाम अगर CMI का भी दे रहे हो तो CMI का भी साथ भी सेम करो, उसमें आई थिंक CMI का 2018 से अवेलेबल है ना, 2018 से लेके 2023 तक का, इसको भी कंप्लीट करो, ठीक है। अभी दूसरा बैच है क्लास है तो इसको मैं ही स्टॉप करता हूँ, एंड हाँ हाँ आप 11 से 12 ज्वाइन कर सकते हैं, आज 11 से 12 डेली रात को 11 से 12 डाउट क्लास होती है, आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप में, अगर ना भेजो 11 बजे तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करना, फिर मैं भेज दूंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पिछले साल के इतने सारे ग्रुप्स हैं, इस साल के, है ना, तो बहुत सारे ग्रुप में भेज नहीं पाते हैं, तो आप टेक्स्ट करना फिर मैं भेज दूंगा उस टाइम पर, ठीक है। हाँ तो 11 से 12 में ज्वाइन कीजिए, जो भी इसमें डाउट हो या इसमें डाउट हो, इसको आप खुद से 4-5 बार कीजिए, फिर डाउट मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। फिर अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। जैम वाले बच्चे इस